मेरी शादी को महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने दोबारा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल शादी से पहले भी मैं यही काम किया करती थी और इससे अच्छे खासे पैसे भी बन जाया करते थे। इसीलिए शादी के बाद मैंने अपने पति से कहा कि मैं भी अपना यह काम जारी रखना चाहती हूँ। सच तो ये था कि ट्यूशन पढ़ाने से मुझे खुशी मिलती थी। शिक्षा हासिल करना और उसे बांटना मेरा शौक़ भी था। मेरे पति को जब पता चला कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और इसी में मेरी खुशी है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। वैसे भी मेरे पति निशांत मेरी छोटी-छोटी खुशियों का बहुत ख़्याल किया करते थे। मैंने अपने ससुराल के दरवाजे पर ही ट्यूशन सेंटर का बोर्ड लगा दिया और फिर देखते ही देखते मेरे ट्यूशन में बच्चे आना शुरू हो गए। मेरी सास को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि बच्चों की वजह से कभी उनकी माँ भी बात करने आ जाती। घर में मोहल्ले की औरतें के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। यही बात मेरी सास को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कहती थीं कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है? लोग क्या सोचेंगे? हम अपनी बहू से काम करवा रहे हैं। तुम्हें इस घर में कौन-सी किसी चीज़ की कमी है? इस तरह तुम्हारे ट्यूशन पढ़ाने से हमारी बदनामी हो रही है। उनकी सोच जानकर मुझे अफ़सोस होता और मैं उन्हें समझाती कि ये कोई बुराई का काम तो नहीं है। और जब यही बात मैंने निशान से की, तो वो कहने लगे, माँ से मैं खुद बात कर लूँगा, तुम परेशान ना हो। उन दोनों माँ बेटे के बीच ना जाने क्या बात हुई कि घर में सुकून हो गया। मेरी सास ने मेरे ट्यूशन पढ़ाने के हवाले से बात करना ही छोड़ दी थी और मैं खुश थी क्योंकि देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे मेरे ट्यूशन में आ गए थे। वो सब छोटे-छोटे बच्चे जब मेरे आस-पास बैठकर पढ़ाई करते तो मुझे खुशी होती। और ऐसे ही महीना भी गुज़र गया और फिर एक दिन मेरे ट्यूशन में एक बच्चा आया जो किसी दूर की आबादी से आया था। उसकी बहन उसके साथ थी। उनका हुलिया बता रहा था कि वो बहुत गरीब हैं। उसकी बहन ने बताया कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ता है और घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए कोई उसे पढ़ा नहीं पाता। वो फेल भी हो जाता है। उस बच्चे की काफ़ी अजीब सी हालत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना ही खाने के लिए घर में खाना हो और ना ही पहनने के लिए कपड़े। मुझे उस पर तरस आ गया था। बहन चली गई और वो बच्चा राजू मेरी ट्यूशन में पढ़ने के लिए बैठ गया। मैं सारे बच्चों को अपने कमरे में ही ट्यूशन पढ़ाती थी क्योंकि जब शुरू में मेरी सास को एतराज़ हुआ था तभी निशान ने कह दिया था कि तुम बच्चों को घर के किसी भी हिस्से में पढ़ाने के बजाय हमारे कमरे में बिठाया करो ताकि माँ की नज़र उन पर ना पड़े। मैंने उस बच्चे को भी कमरे में बिठा लिया। मेरा पूरा कमरा बच्चों से भर गया और अब मुझे और बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लेना था। वो बच्चा बहुत दिमागी और काबिल था। मैंने पहले दिन ही उसे जो कुछ पढ़ाया उसे झटपट सब कुछ याद भी हो गया। लेकिन उसे पढ़ाने में मुझे देर लग गई थी क्योंकि पिछला काफ़ी काम ऐसा था जो उसने पढ़ा ही नहीं था और वो मैथ्स का था। इसलिए मैंने पहले ही दिन उसे रोक लिया कि मैं सुकून से उसे पढ़ाती रहूँगी और साथ ही घर के काम भी देख लूँगी। वो मेरे कमरे में ही बैठा था। मैं उसे 2 सवाल समझाती और फिर किचन का थोड़ा बहुत काम भी निपटा लेती और जब तक मैं वापस आती तो वो अच्छा खासा काम कर चुका होता। इसी तरह 1 घंटा एक्स्ट्रा देने के बाद मैंने उसे पूरी मैथ समझा दी थी। जब वो जाने लगा तो मैंने उसके हाथ पर 50 रुपये रख दिए। उसने इनकार किया मगर मेरे बार-बार कहने पर वो नोट लेता मेरा धन्यवाद करके चला गया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 7 बजने वाले थे। निशान 7 बजे लौटकर आ जाया करते थे। खाना पक चुका था। मैंने सोचा जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और यही सोचकर जब मैंने अलमारी खोली तो हैंगर से मेरा नीला कुर्ता गायब था और ये देखकर मैं परेशान हो गई क्योंकि सुबह ही तो मैंने कपड़े प्रेस करके लगाए थे। मैंने आसपास भी देखा लेकिन सलवार तो मौजूद थी मगर कुर्ते का पता नहीं था। मैं फिर सिर पकड़कर बैठ गई। अब जब कुछ समझ ना आया तो मैंने जल्दी से दूसरे कपड़े इस्त्री किए और जल्दी अच्छी तरह तैयार हो गई। अभी हमारी शादी को ज़्यादा महीने नहीं गुजरे थे, इसलिए मेरा रवैया कुछ नई दुल्हनों वाले था। पति के आने से पहले मुझे नए कपड़े भी पहने थे और लिपस्टिक पाउडर भी लगाना था। 7 बजे के बाद निशान घर आए तो मुझे देखकर खुश हुए। खाने का वक्त हो गया था। मैंने खाना लगाया और अपनी सास को भी टेबल पर बुला लिया। निशान भी आ बैठे। घर में हम 3 ही लोग तो थे। खाना शुरू हुआ। मेरी सास गौर से मुझे देखने लगी। मुझे उनकी नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो मैंने उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, बहू सुबह तो तुमने नीले रंग का जोड़ा प्रेस किया था, अचानक फिर अब ये जोड़ा क्यों पहना है? दरअसल जल्दबाजी में मैंने सही तरह से इस्त्री नहीं की थी, इसलिए शायद मेरी सास को ये बात याद आ गई थी कि मैं सुबह में नीले रंग का जोड़ा इस्त्री कर रही थी। उस वक्त वो मेरे कमरे में ही मौजूद थीं। मैंने उन्हें बताया कि उसका कुर्ता ही नहीं मिल रहा तो ये सुनकर वो हैरान हुई और कहने लगीं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। तुम अपने कमरे में ढेरों गैर बच्चों को जमा करके बैठ जाती हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी चीज़ें गायब होने लगें।
अभी तुम्हारे पास नए नए गहने हैं, नए कपड़े हैं, सावधानी ज़रूरी है। उनकी बात सुनकर मैं खामोशी से खाना खाने के लिए लग गई, लेकिन दिल ही दिल में मुझे गुस्सा आ रहा था कि कोई भी बात घूम फिर कर बात ट्यूशन पढ़ाने पर ही रुकती थी। ना जाने मेरे पढ़ाने से उन्हें क्या परेशानी थी। अब एक कुर्ते के गायब होने से मेरे ट्यूशन पढ़ाने का क्या संबंध था? अगर किसी को चुराना ही होता तो वो पूरा सूट चुराता, ना सिर्फ कुर्ता ले जाने से क्या होना था। और फिर ऐसा भी कोई कीमती कुर्ता नहीं था। खाने के बाद मैं कमरे में आई थी। मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब हो चुका था। निशांत आज भी समझ गए थे कि मुझे किस बात का बुरा लगा। तो वो कहने लगे, माँ गलत तो नहीं कह रही हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तुम उनमें से किसी को भी नहीं जानती, और अभी तुम्हें यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हुए ज़्यादा दिन भी तो नहीं हुए। मैंने निशान से कहा, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि अपनी कीमती चीज़ों को खुला छोड़ दूँ। मेरे गहने और बाकी सारी चीज़ें अलमारी में लॉक होती हैं। सिर्फ एक हिस्सा है जिसकी चाबी मुझसे पहले ही गुम हो गई है, और मैं वहाँ बस वही कपड़े प्रेस करके हैंगर में लगाती हूँ जो हमें पहनने होते हैं। और कोई भी मेरा कुर्ता क्यों लेकर जाएगा? मेरी नाराज़गी देखकर वो भी खामोश हो गए और कहने लगे, अच्छा मूड ना ख़राब करो, हो सकता है तुमने कहीं आगे पीछे रख दिया और दिमाग से निकल गया, बाद में खुद ही मिल जाएगा। बात आई गई हो गई, और मैं निशान के साथ दूसरी बातों में बिज़ी हो गई। अगले दिन मैंने सुबह उठते ही ऑरेंज कलर का सूट प्रेस कर लिया। ये सूट मुझे बहुत पसंद था। प्रेस करके मैंने उसे भी उसी जगह हैंगर में लगा दिया और फिर सफाई सुथराई के कामों में लग गई। देखते ही देखते दोपहर हो गई और ट्यूशन के बच्चे आना शुरू हो गए, मगर राजू वक्त पर नहीं आया था। इतने बच्चों में मुझे उसका ख्याल ही नहीं रहा। जब सब बच्चों की छुट्टी का समय हो गया तो वो नमस्ते करता मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि 6 बजने वाले हैं, इस वक्त सबकी छुट्टी हो जाती है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तो वो कहने लगा कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और कभी जल्दी छुट्टी हो जाती है, कभी देर से, इसलिए मैं एक वक्त पर ट्यूशन नहीं आ सकता। ये बात उसकी बहन ने मुझे नहीं बताई थी, मगर मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि इतनी कम उम्र में ही वो मेहनत करने पर मजबूर था। उसकी मजबूरी जानने के बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा और उसे बैठा लिया। मैंने उसका काम चेक किया, उसे 2 सवाल याद करने के लिए दिए और वो भी उसने झटपट याद करके मुझे सुना दिए। मैंने बड़ी खुशी से उसे छुट्टी दी और उसके जाने के बाद तैयार होने के लिए अलमारी खोली तो धक से रह गई। मेरी ऑरेंज सलवार तो हैंगर में थी, लेकिन उसका कुर्ता आज भी गायब था। अब तो मेरा दिमाग ही ख़राब होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो कुर्ता कहीं नहीं मिला था। मैंने खुद कुर्ता प्रेस करके हैंगर में लगाया था, तो फिर वो कहाँ जा सकता था? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज तो मुझे दोबारा प्रेस करने का भी समय नहीं मिला था और निशांत वापस लौट आए थे। मुझे ख़राब से होलिये में देखकर कहने लगे, क्या बात है पत्नी जी, आज आप तैयार नहीं हुई? मैंने शर्मिंदगी से उन्हें बताया कि आज फिर मेरा एक कुर्ता गायब है और मुझे दोबारा प्रेस करने का वक्त ही नहीं मिला। ये सुनकर वो भी परेशान हुए और कहने लगे, ये रोज़ रोज़ तुम्हारे कपड़े कहाँ जा रहे हैं? कहीं नए कपड़े बनाने के लिए तुमने ही तो ये तरीका नहीं निकाला? निशांत ये कहकर हंस दिए थे। वो इसलिए इस हर तरह से मुझे छेड़ा करते थे। मैंने कहा, नहीं, मैं तो खुद भी परेशान हूँ। अभी तो मेरे सारे कपड़े ही नए हैं, मैं नए कपड़े क्यों बनवाऊँगी? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर वो खुद ही अलमारी में यहाँ वहाँ तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें भी कुर्ता ना मिला। फिर वो कहने लगे कि पता नहीं तुमने कहाँ रखा है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने यहीं रखा था और मुझे अच्छी तरह याद है। अगर सलवार हैंगर में है तो कुर्ते को भी हैंगर में ही होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये कुर्ता कहाँ गायब हो गया। निशान ने मेरे माथे पर प्यार किया और कहने लगे, तुम ऐसे ही खूबसूरत लग रही हो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुर्ता यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में बिजी हो गए। रात के खाने पर मेरी सास ने मेरा होलिया देखा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहा पूछा, मगर रह रहकर मुझे खुद ही अपने कुर्ते का ख्याल आ रहा था। दरअसल वो सूट मैंने एक बहुत बड़े ब्रांड से ख़रीदा था और बहुत ही ज़्यादा महंगा था, मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा था और अब तक मैंने उसे पहना भी तो नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे कुर्ते कहाँ गए थे। मैं इतनी भी गायब दिमाग तो नहीं थी कि हैंगर पर कुर्ता लगाना ही भूल जाती। अगली सुबह जब मेरे पति ऑफिस के लिए निकलने लगे तो जाते जाते कहने लगे, आज तुम अपने कपड़ों को किसी सही जगह लगाना और ख़ुद ध्यान रखना कि कुर्ता यहाँ वहाँ ना हो। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं ध्यान रखूँगी। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि मेरे कुर्ते उसी दिन से गायब हो रहे हैं जिस दिन से मैंने उस गरीब बच्चे को ट्यूशन में रखा है। मगर फिर मुझे खुद ही अपनी सोच पर अफसोस हुआ। वो गरीब था, शायद इसीलिए मैं उस पर शक कर रही थी। बाकी किसी बच्चे की तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? मुझे अपने आप पर शर्म भी आई कि किसी की गरीबी की वजह से मैं कैसे उस पर शक कर सकती हूँ। जो भी था, मुझे इस बात का पता लगाना था और इसके लिए मुझे सारे ही बच्चों पर नज़र रखनी थी,
क्योंकि उन बच्चों और मेरी सास के अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आता था। मगर मेरी सास उसी वक्त कमरे में आती जब मैं कमरे में मौजूद होती। बगैर ज़रूरत के वो मेरे कमरे का रुख भी नहीं किया करती थीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे पसंद भी नहीं करती हों और बस अपने बेटे की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रही हों। 3 बजते ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और 6 बजे तक मैं लग कर कमरे में बैठी रही। लेकिन सारे ही बच्चे पढ़ाई में बिजी थे और रोज़ाना की तरह मैंने खुद ही सबको बारी बारी छुट्टी दे दी थी। हाँ, मगर राजू 5 बजे के करीब ट्यूशन आया था, इसलिए सब बच्चों की छुट्टी होने के बाद भी वो बैठा रहा और अब मेरे खाने पकाने का वक्त था, जिसकी वजह से मुझे कमरा छोड़कर निकलना था। लेकिन आज मेरा सारा ध्यान अपने कमरे में ही अटका हुआ था। मैंने खाना पकाते पकाते चुपके से 2-3 चक्कर अपने कमरे के दरवाजे तक लगाए और झाँक कर देखा, लेकिन राजू पढ़ाई में ही व्यस्त था। और जब मैं चौथी बार अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो चौंक गई, क्योंकि वो बच्चा मेरी अलमारी का दरवाज़ा खोल चुका था और मेरा कुर्ता निकाल कर अपने बैग में रख रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उसने ऐसी हरकत क्यों की थी और सिर्फ मेरा कुर्ता ही क्यों निकाला था। मेरे कुर्ते का वो क्या करने वाला था? मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दूं और उससे उस चोरी की वजह पूछूं। मैं तो उस पर इस कदर मेहरबान थी कि बगैर पैसों के एक तो मैं उसे पढ़ा रही थी और वो मेरे ही कपड़े चुरा रहा था। मैंने तो अपनी सास को गलत समझा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बच्चा वाकई में चोर होगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इस तरह से मौके पर इसे पकड़ कर मार पीट करूंगी तो ऐसा ना हो कि इसकी आदत पक्की हो जाए और वो एक मुजरिम बन जाए, क्योंकि कभी कभी इस तरह से बर्ताव करने पर बच्चे शर्मिंदा होने के बजाय अपने काम में पक्के हो जाते हैं। मैंने सोचा ना मैं उसके उसके घर जाऊं और उसकी माँ से पता करूं कि इस हरकत के पीछे क्या वजह है और फिर उसे प्यार से समझाऊं ताकि वो ज़िंदगी में दोबारा ये गलती ना करे। मैं एक टीचर थी और मुझे इसी तरह से सोचने की ज़रूरत थी, जिससे समाज में अच्छाई पैदा होती है और बुराई का खात्मा होता है। अगर मैं भी दूसरे इंसानों की तरह लोगों को उनकी नज़रों में गिराना शुरू कर देती तो मुझ में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाता। ये सोचकर उस दिन मैं चुप रही। वो बच्चा हमेशा की तरह छुट्टी लेकर चला गया और फिर रात को जब मैंने निशान को सारी बात बताई तो वो कहने लगे, क्या पता गरीबी से मजबूर हो इसलिए चोरी करने लगा हो। तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हें उसके घर जाकर उसे प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए और उसकी माँ को भी बताना चाहिए कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है। मेरे पति निशान ने जब मेरा हौसला बढ़ाया तो मैंने सोचा अगले दिन फिर मैं उस पर नज़र रखूंगी और अगर वो मेरा कुर्ता चुराएगा तो फिर मैं उसके ज़रूर उसके पीछे उसके घर जाऊंगी। अगले दिन भी मैंने अपना एक सूट प्रेस अलमारी में लगा दिया और फिर खाना पकाने के लिए जब किचन में गई तो बार बार पलट कर उस बच्चे पर नज़र रखने लगी। वो रोज़ाना की तरह उस दिन भी उस बच्चे ने कुर्ता अपने बैग में ठूस लिया था। उसके जाते ही मैंने जल्दी से शॉल ओढ़ी, उसके पीछे कुछ फासले पर चल पड़ी। तकरीबन 7 बजने वाले थे, निशान के आने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी था। वो बच्चा तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब वो बच्चा कच्ची आबादी से भी आगे निकल गया और सुनसान रास्ते पर चलने लगा। रास्ता थोड़ा सा सुनसान था और फिर आगे जाकर एक कब्रिस्तान आता था, इसलिए यहाँ इस वक्त कम ही लोग आते जाते थे। मुझे डर लगने लगा कि वो बच्चा उस तरफ क्यों जा रहा है और फिर जब वो सीधी सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चलने लगा तो मैं सोच में पड़ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पास मेरा कुर्ता था और मैं जानना चाहती थी कि उसका क्या करेगा। इसलिए जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर मैं भी कच्चे रास्ते पर उतर गई। मैंने देखा कि सुनसान सी जगह पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। वो बच्चा उस घर के अंदर दाखिल हो गया। मुझसे रहा न गया तो मैं भी दबे पाँव उस दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा तो अंदर के दृश्य ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। उस बच्चे ने अपना बैग खोलकर मेरा कुर्ता निकाल कर और वहां मौजूद एक आदमी के हवाले किया। वो आदमी बहुत ही अजीब से हुलिये का था। उसके बाल बढ़े हुए थे, गले में अजीब बड़ी बड़ी मोतियों की मालाएं थीं और आगे अजीब और गरीब चीज़ें रखी हुई थीं, कुछ नींबू, 2 गुड़िया और काफ़ी सारे मिर्चे। मेरे देखते ही देखते उस आदमी ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया था और उस पर बहुत सारा तेल डालकर कुछ पढ़ाई की और फिर उसे जला दिया। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ये टोटका करने के बाद उसने बच्चे के हाथ में कुछ नोट रखे थे और वो बच्चा वापसी के लिए निकलने लगा। मैं जो दरवाजे पर ही पर्दे की ओर में छुपी हुई थी, बच्चे से पहले ही वापस निकली थी। आधा मंजर मैंने देख लिया था और बाकी आधा सच वो बच्चा मुझे बताने वाला था। जब वो बच्चा बाहर निकला तो मैं उसके इंतज़ार में खड़ी थी। मुझे देखकर वो चौंक उठा, फिर वहाँ से भागने लगा, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उससे कहा कि ये सब क्या है? तुम मुझे अपने मुंह से बताओगे या फिर मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं? पुलिस के नाम से वो बहुत ज़्यादा डर गया और रोने लगा। अंधेरा फैल गया था। मैं उसे लेकर वापस आबादी की तरफ आई और एक सड़क किनारे बैठाकर उससे कहा, अब मुझे यहीं सब कुछ बताओ वरना हम यहीं से पुलिस स्टेशन जाएंगे।
वो कहने लगा कि टीचर मेरी कोई गलती नहीं, मुझे तो इस काम के लिए मजबूर किया गया था। हम बहुत गरीब लोग हैं, मुझे पैसों की लालच दी गई थी और मुझे इस काम में कोई गलत बात भी नहीं लगी, बस एक कुर्ता ही चुरा कर लाना था। मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं था। हाँ, मगर इस काम के बदले जो पैसे मिलते उससे मेरी माँ का इलाज हो जाता, यही सोच के मैंने हामी भर ली थी। मैं नहीं जानता था कि वो आदमी किस तरह का जादू करता है और आपका कुर्ता क्यों मंगवाता है। इतना तो मैं जान ही गई थी कि वो काला जादू करने वाला आदमी था, लेकिन उसे मेरा कुर्ता क्यों चाहिए था। मैंने राजू से कहा कि तुम्हें इस काम के लिए क्या उस आदमी ने मजबूर किया था? क्या वो ही तुम्हें पैसे देता है? मेरी बात सुनकर राजू ने ना में सिर हिलाया और एक ऐसा राज खोला जिसे सुनने के बाद मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। राजू कहने लगा, नहीं, इस काम के लिए मुझे उस औरत ने पैसे दिए थे जो आपके घर में रहती है। उसी ने मुझे आपके ट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए भी मजबूर किया था और मेरी माँ जब सही थी तो वो आपके घर में सफाई का काम किया करती थी और तब से ही वो औरत मेरी माँ को जानती थी। जब मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई और वो पैसे मांगने के लिए आपके घर आई तो उस औरत ने पैसे देने के बजाय ये काम करने को कहा और बताया कि आप रोज़ाना प्रेस करके कपड़े कहाँ लगाती हैं और मुझे वो कपड़े निकाल कर उस आदमी को किस तरह पहुँचाने होंगे। पहले तो मेरी माँ ने साफ मना कर दिया कि वो ये काम नहीं करेंगी, लेकिन जब वो बिस्तर से लग गई तो मैंने और मेरी बहन ने फैसला किया कि माँ के इलाज के लिए हम दोनों ये काम करेंगे। और फिर मेरी बहन खुद मुझे ट्यूशन में दाखिला दिलवाने के लिए आपके घर ले आई और हमने वही किया जो उस औरत ने कहा था। राजू की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम मेरी सास की बात कर रहे हो? और उसने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे यकीन ही ना आया। मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और मेरा ध्यान बटाना चाहता है, मगर वो रोते हुए कहने लगा, टीचर, यही सच है। अगर आप चाहें तो मुझे अपने घर ले चले, उनसे सवाल जवाब कर लें। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं हकीकत को अच्छी तरह से जानना चाहती थी, क्योंकि ये बात यकीन करने के काबिल नहीं थी कि मेरी सास ने ऐसी कोई हरकत की होगी। उन्हें मुझसे मसले ज़रूर थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि वो मुझ पर कोई काला जादू करवाती। हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, इसीलिए मैं राजू का हाथ पकड़कर उसे घर ले आई। उस वक्त तक मेरे पति निशांत भी घर आ चुके थे। मैं उस बच्चे को निशांत और अपनी सास के सामने खड़ा किया और कहा कि बताओ जो कुछ मुझे बताया है। फिर उस बच्चे ने निशांत के सामने वही बातें दोहरा दी जो उसने मुझे कही थी। निशांत बेयकीनी से कभी मुझे देखते, कभी उस बच्चे को, तो कभी अपनी माँ को। वो कहने लगे, ये बच्चा झूठ कह रहा है। माँ भला ऐसा क्यों करेंगी? मेरी सास ने भी साफ मना कर दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि उनका कहना था कि मैं ही इस बच्चे को जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए लाई हूँ। लेकिन वो बच्चा बार बार अपनी बात दोहराकर इस बात पे अटल था और फिर वो बच्चा खुद से कहने लगा कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लालच में आकर गलत काम ज़रूर किया है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं रहा। मैं सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ। निशान ने उसकी बात मान ली। वो कहने लगे कि जाकर गीता उठा लाओ। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा कसम खाए और फिर मेरी माँ भी कसम खाए, ताकि हमारा दिल साफ हो सके और ये भी पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत। ये सुनते ही मेरी सास तड़प उठी और कहने लगी कि मैं बिल्कुल कसम नहीं खाऊंगी। निशान कहने लगे, माँ, आपके ये कसम खा लेने से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए सही हो जाएंगे, वरना मेरी पत्नी के दिल में ये बात रहेगी कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया है। लेकिन मेरी सास फिर भी ना मानी और जब मैं गीता लाई तो राजू ने उस पर हाथ रखकर कसम खाई और कहने लगा कि इस औरत ने मुझे और मेरी बहन को पैसे देकर इस काम के लिए मजबूर किया था और मैं अपनी माँ की बीमारी की वजह से इस पाप को करने पर राज़ी हो गया था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है। फिर निशान ने गीता अपनी माँ के सामने किया तो उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया और रोने लगी। उनका व्यवहार बता रहा था कि वो पापी हैं। और फिर निशान ने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो कहने लगी, हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है। मुझे पहले दिन से ही तुम्हारी पत्नी से नफरत हो गई थी। जब तुमने उसके साथ बैठकर नाश्ता किया था, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, क्योंकि हमेशा तुम मेरे साथ बैठकर नाश्ता करते थे और उस दिन तुम मेरे बजाय अपनी पत्नी के साथ बैठ गए थे। शादी के अगले दिन से ही तुमने अपनी पत्नी को लेकर घूमना फिरना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि तुम मुझे पूछते नहीं थे, मगर फिर भी मुझे तुम दोनों को साथ देकर अच्छा नहीं लगता था। जब से तुम्हारे बाप की मृत्यु हुई थी तुम ही मेरा सहारा थे और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि बहू तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे दिल में बहू के खिलाफ नफरत पैदा करूंगी। लेकिन बहू ने अपने अच्छे रवैये और मोहब्बत से तुम्हारा दिल जीत लिया। जब बहू ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा इसी बात को मुद्दा बनाकर मैं घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूंगी, लेकिन उससे भी तुमने मुझे खामोश करवा दिया। तब मैंने फैसला किया कि अब मैं बहू को ज़्यादा दिन इस घर में बर्दाश्त रहने नहीं दूंगी, वरना धीरे धीरे वो सारा घर अपने कब्जे में लेकर रहेगी
और मेरी हैसियत कुछ भी नहीं रहेगी। ये बच्चा हमारी पुरानी नौकरानी रानी का बेटा है। मुझे मालूम था कि रानी बीमार है और इन लोगों को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसके बेटे को ट्यूशन का बच्चा बनाकर घर बुलवा लिया। मैं जानती थी कि बहू की अलमारी एक हिस्से की चाबी गुम हो चुकी है और वो वहाँ गैर ज़रूरी चीज़ें ही रखती है। कई बार मैंने देखा था कि वो रोज़ाना सुबह तुम्हारे जाते ही कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लगा दिया करती थी। इसलिए मैंने इस बच्चे से कहा कि वो बस बहू का कुर्ता चुरा लिया करे और फिर तांत्रिक से संपर्क किया और उससे कहा कि वो कुछ ऐसा जादू टोना करे कि तुम दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाए। राजू बहू का कुर्ता चुराता और सीधे जाकर उस तांत्रिक को दे देता। मैंने पहले ही उस तांत्रिक को पैसे दे रखे थे, वही राजू को पैसे दिया करता। मैंने डायरेक्ट राजू से कोई संपर्क नहीं कर रखा था ताकि मैं पकड़ी न जाऊं, मगर इसको इसकी माँ ने सब बता दिया था। जिस दिन बहू का कुर्ता चोरी हुआ था उस दिन मैंने जानबूझकर ऐसी बात की थी कि शक मुझ पर ना जाए, बल्कि बहू को यही लगे कि मैं भी फिक्रमंद हूँ और फिर जब कुर्ता चोरी हो तो वो खुद मेरे सामने इस बात का जिक्र ना करे। मेरी हर चाल कामयाब गई थी। राजू बड़ी आराम से कुर्ता चोरी भी कर रहा था और तांत्रिक को भी पहुंचा दिया करता था, और बहू ने इस होने वाली चोरी को खुद से ही मुझसे छुपाना शुरू कर दिया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बहू राजू के पीछे उस तांत्रिक तक पहुंच जाएगी। मैं बस तुम दोनों के बीच नफरतें डलवाना चाहती थी ताकि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ और मेरा घर मेरा ही रहे। मैं अपने इकलौते बेटे को ये बात नहीं बता पाई, यही मेरी गलती है। ये कहकर मेरी सास रोने लगी और मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी और मेरे पति की मोहब्बत उन्हें मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर देगी। अपनी माँ को रोता देखकर निशान ने उन्हें सीने से लगा लिया और वो कह रहे थे कि माँ मत रोएं, अगर आपको मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं है तो मैं इसे किसी अलग घर में रख देता हूँ, लेकिन आप परेशान ना हो। निशांत अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी वजह से मुझे अलग घर में रखने को भी तैयार थे। ये सुनते ही मेरी सास ने हम दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगने लगी। वो कहने लगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे समझना चाहिए था कि तुम दोनों पति पत्नी हो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है और जादू जैसे इस गंदे काम में पड़ गई। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो और भगवान से भी मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आगे बढ़कर अपनी सास को गले से लगा लिया था। मैं समझ सकती थी कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रही होंगी। पति के चले जाने के बाद एक निशांत ही तो उनका अकेला सहारा था और उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि मैं निशांत को उनसे छीन लूँगी, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। मैंने अपनी सास को यकीन दिलाया कि मैं कभी उनके बेटे को उनसे दूर नहीं करूँगी और फिर उस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी पर अमल भी किया। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सास के सामने निशांत के करीब होकर ना बैठूँ, उनसे बात ना करूँ। हम दोनों को जो भी बातचीत करनी होती होती है हम कमरे में ही करते हैं और सास के सामने बैठकर सिर्फ उन्हीं से बातें करते। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक हो गया। मेरी सास ने जादू टोने वाला काम भी ख़त्म कर दिया था और भगवान का शुक्र था कि हमारे बीच नफरत भी पैदा नहीं हुई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मर्द से ज़्यादा औरत को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि उसे ना औलाद औलाद को पैदा करना होता है बल्कि उसे बांटना भी होता है। मर्द तो शायद इस बात का एहसास ज़्यादा नहीं होता कि उसकी औलाद किसी और भी की तरफ भी झुकाव रखती है, लेकिन एक औरत को, एक माँ को इस बात का बहुत एहसास होता है कि जिस बच्चे को वो बचपन से पाल पोस कर बड़ा करती है, जब उस बच्चे के दिल में किसी और की मोहब्बत जगह बनाती है तो ये बात बर्दाश्त करना माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और यहीं से लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो जाती है। मेरी हर लड़की से यही गुजारिश है कि जब आप शादी करके किसी नए घर में जाएं तो कोशिश करें कि अपने और अपने पति की मोहब्बत को कमरे की चार दीवारी तक सीमित रखें और दुनिया के सामने एक दूसरे से एक हद में ताल्लुक़ रखें, ताकि आपका रिश्ता किसी भी बुरी नज़र से सुरक्षित रहे और कोई भी जलन या हसद का शिकार होकर कोई गलत काम ना करे और ना ही किसी माँ को तकलीफ़ पहुँचे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।